हाय एवरीवन, आई एम मुस्कान शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी में, जो कि है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। उसका पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। न्यूट्रिशन होता क्या है? सबसे पहले न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है इन विच द फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर नरिशिंग द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या होता है? हमारा एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड को यूटिलाइज करते हैं। मतलब हमने फूड खाया, ईट किया, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं खाया हमने फूड, ठीक है, फॉर नरिशिंग द बॉडी। नरिश करने के लिए हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए हम जो फूड का यूटिलाइजेशन क्या कर रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं उसको? हम न्यूट्रिशन। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने 1971 में डिफाइन किया था न्यूट्रिशन को कि इट इज़ द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। ये क्या है? साइंस है फूड की। जैसे हम साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस है ये फूड की, और उसका क्या रिलेशनशिप है हेल्थ के लिए। ठीक है, कि कैसे जो फूड है वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो WHO ने न्यूट्रिशन को ऐसे डिफाइन किया था। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? सिंपली एक प्रोसेस है जिसमें हम खाना खाते हैं और वो हमारी बॉडी को नरिश करता है, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। ओके, अब हम बात करते हैं फूड की। तो फूड क्या होता है? फूड वही है जो आप लोग खाते हो, है ना, खाना खाते हो, वो फूड हो गया। फूड में बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस, ये कोई भी सब्सटेंस है विच व्हेन टेकन इनटू द बॉडी, जब आपने बॉडी में लिया, उसको अंदर लिया, मुंह के खाया उसको, कैन बी यूटिलाइज टू प्रोवाइड हीट और एनर्जी। क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकता है? या तो हीट प्रोवाइड करता है या एनर्जी। कई बार देखा होगा खाना खा के आपको गर्मी लगती है, ठीक है, तो क्यों होता है? हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, टू मेंटेन एंड कंपनसेट वियर एंड टीयर ऑफ द टिश्यू। और क्या करता है फूड? हमारा कंपनसेट करता है वियर एंड टीयर ऑफ टिश्यू। मतलब कहीं से टिश्यू पे कट लग गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, टिश्यू डिस्ट्रक्ट हो गए हैं, ठीक है जी, कहीं उन्हें डैमेज हुआ है, इसको सिंपली कहेंगे डैमेज। अगर डैमेज हुआ है टिश्यूज़ पे, ठीक है, तो वो भी हमारा फूड ठीक करेगा। एंड टू रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस, और जो भी हमारी बॉडी के प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको रेगुलेट करने में हमारी कौन हेल्प करता है? फूड। तो फूड क्या हुआ? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हमने बॉडी में लिया, तो उसने क्या करा? हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करी, ठीक है, और साथ साथ उसने जो डैमेज थे टिश्यूज़ उनको ठीक किया और हमारे बॉडी प्रोसेसेस को फंक्शन कराएगा, जो उसे हम कहते हैं फूड। ठीक है जी। अब उन्होंने बोला फंक्शंस ऑफ फूड। फंक्शंस ऑफ फूड मतलब फूड क्या क्या काम करता है, हमारा खाना क्या क्या काम करता है, ठीक है जी। एक तो हम पीछे पढ़ के आए, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हीट के फॉर्म में भी, ठीक है, और क्या है? हमारी ग्रोथ, बॉडी की डेवलप के लिए ज़रूरी है, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए खाना ज़रूरी है। आप बड़े कैसे होगे? जब आप खाना खाओगे, ठीक है। और रिपेयर करना डैमेज टिश्यू, जो भी वेयर एंड टीयर था, पीछे ही पढ़ा है हमने, वेयर एंड टेयर था, वो भी ठीक करेगा हमारा। इट इज़ असेंशियल फॉर मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ टिश्यू फंक्शन एंड द बॉडी टेम्परेचर। हमारे जो बॉडी में टिश्यूज़ हैं, सेल्स को मिला के क्या बनता है हमारा? टिश्यू। हमने एनाटॉमी में पढ़ा था, ठीक है, सेल्स को मिला के क्या बनता है? टिश्यू। तो उनकी मेंटेनेंस, उनको रेगुलेट कराने के लिए, उनकी मतलब देखभाल करने के लिए भी फूड चाहिए, और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, हमारे जो शरीर का टेम्परेचर है उसको भी ठीक करने के लिए, उसको नॉर्मल रखने के लिए भी फूड की ज़रूरत होती है। फूड क्या करता है? हमें पावर प्रोवाइड करता है, हमारे मसल्स को बिल्ड करता है, और हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इन्फेक्शन से। क्या होता है? हमारी बॉडी को एक तो पावर देता है, ताकत आती है आपको खाना खा के। पहले जान नहीं होती, फिर आप खाना खाते हो और आपको ताकत मिल जाती है ना। ओके, फिर इन्होंने बोला है रेजिस्टेंस बनाता है अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिसीज़। हमारी बॉडी में, कभी आपने ये सुना है जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो आपके मम्मी वगैरह या घर वाले क्या कहते हैं? खाना खा के जाना, कुछ खा के जाना, खाली पेट मत जाना वरना इन्फेक्शन हो जाएगी वहाँ से। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फूड है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिसीज़, बीमारी नहीं लगने देता। अगर आप अच्छा हेल्दी खाते हो, ठीक है, तो आपको इन्फेक्शन से बचा के रखता है फूड। फिर है इट इज़ असेंशियल टू सेटिस्फाई हंगर। भूख लगती है हमको, नॉर्मल हमारा प्रोसेस है बॉडी का भूख लगना। तो भूख लगने के लिए, भूख कौन मिटाता है? हमारा खाना मिटाता है, तो ये भी एक उसका फंक्शन हुआ, ठीक है। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ फूड। ओके, फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड मटेरियल, कि हम फूड को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई हो गया डिवाइड करना, भाग करने उसके, ठीक है, कैसे हम डिवाइड करेंगे फूड मटेरियल्स को।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, सबसे पहली क्लासिफिकेशन उन्होंने दी है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अगर हम फंक्शन पे, उनके काम पे उनको डिवाइड करें तो हमारे पास 3 तरह के फूड बनते हैं। कौन कौन से? एनर्जी यील्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी यील्डिंग फूड मतलब एनर्जी मिलती है जिनसे, यील्ड होता है मिलना, तो जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जिन फूड से हमको एनर्जी मिलती है उनको बोलते हैं एनर्जी यील्डिंग फूड। जैसे कि सीरियल्स हो गए हमारे, शुगर्स हो गई, रूट्स हो गए, ऑयल्स हो गए। ठीक है, सीरियल्स आप लोग खाते हो, शुगर भी आप चीनी वगैरह खाते हो, ठीक है, रूट्स भी आप खाते हो, ऑयल्स भी आप खाते हो। फिर आता है बॉडी बिल्डिंग फूड, जो कि हमारी बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं, मसल्स बनाने में, मसल्स की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो वो होते हैं हमारे मीट, एग, फिश एंड पल्सेस, ये हो गए। ठीक है जी, मतलब मीट हो गया, अंडे हो गए, मछली हो गई, और पल्सेस मतलब दालें हो गई। ठीक है, फिर है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्या हो गया? जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डिसीज और इन्फेक्शन से। उसमें आ गया वेजिटेबल्स आ गए, फ्रूट्स आ गया, मिल्क आ गया। ठीक है, तो ये हमारी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की, कैसे कैसे वो काम करते हैं, उस बेस पे हमने फूड को कैसे डिवाइड किया। ठीक है, उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन पे हम कैसे, हमें कहाँ से मिला है, वो कहाँ से मिला है, लोकेशन क्या है उसकी। ठीक है, तो उस बेस पे हमें फूड को कैसे डिवाइड किया है? एनिमल ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन, मिनरल ओरिजिन। एनिमल से, जो जानवरों से मिलता है, जैसे कि अंडे मिलते हैं, मछली हो गई, मीट हो गया। ठीक है, फिर आता है प्लांट ओरिजिन, जो हमें प्लांट से मिलता है, जैसे कि वेजिटेबल प्लांट से मिलती है हमको, सब्जियां प्लांट से मिलती हैं, फ्रूट्स हमें फल मिलते हैं हमको कहाँ से? प्लांट से। ठीक है, फिर आता है मिनरल ओरिजिन, जो हमें मिनरल से मिलता है, जैसे कि मिनरल सॉल्ट्स हो गए, वाइटामिन हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ से मिलती है? हमें मिनरल ओरिजिन होता है इनका। ये तो ये क्लासिफिकेशन हमारी कौन सी हो गई? जहाँ से उनको ओरिजिन, जहाँ से उनको लाया गया है, जहाँ से वो फूड आया है, तो वो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। 3 हो गए हमारे। ठीक है, फिर है अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन, कि अब उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब फॉर सपोज हम इसको कह सकते हैं इंग्रेडिएंट्स, किन चीज़ों से मिलके बना है ये। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? केमिकल कंपोजिशन। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। ठीक है, फैट्स लिपिड का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का बना होता है, वाइटामिन हो गए, वाइटामिन किसके बने हैं, मिनरल्स किसके बने हैं। तो ये इनकी डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है, तो इसीलिए इनको अलग अलग कैटेगराइज में, इनको कैटेगरी में डाला है। ठीक है जी, उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब कितना हमको न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बेस पे भी इन्होंने डिवाइड करा है। जैसे कि सीरियल्स हैं, मिलेट्स हैं। ठीक है, सीरियल्स में आ गए आपके वीट वगैरह आ जाती है। ठीक है, और क्या आ जाता है आपका? मेज़, गेहूँ आ जाता है, आटा, जिन जिन चीज़ों के आटे बनते हैं वो सारे सीरियल्स एंड मिलेट्स में आ जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं हमको? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, हमको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। जो पल्सेस होती है, जो दालें हम खाते हैं, वो हमें प्रोटीन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करती है। जो वेजिटेबल, सब्जियां हम खाते हैं, वो हमको मिनरल्स और विटामिन प्रोवाइड करते हैं। जो फ्रूट्स हम खाते हैं, वो हमको मिनरल्स और विटामिन प्रोवाइड करते हैं। जो एनिमल फूड हम खाते हैं, जो मतलब एनिमल फूड में आ गया, फिश आ गया, लिवर आ गया, एग्स आ गए, तो वो हमें प्रोटीन, फैट्स और विटामिन प्रोवाइड करते हैं। फिर ऐसे फैट्स एंड ऑयल्स हैं जो हमको फैट्स और विटामिन ए एंड डी प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है शुगर और जैगरी, मतलब चीनी और गुड़। जैगरी होता है गुड़ या शक्कर। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स और आयरन प्रोवाइड करते हैं। कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट हो गए हमारे जो भी नमक, मिर्च, मसाले हम यूज़ करते हैं, वो सारे हो गए। ठीक है, तो ये हमारे क्या करते हैं? डाइजेस्टेंट के तौर पे हमको हेल्प करते हैं, और कार्मिनेटिव के तौर पे। डाइजेस्टेंट होता है जैसे कि फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और कार्मिनेटिव होता है उनका टेस्ट एनहांस करते हैं। ठीक है, फिर आता है मिसलेनियस फूड आर्टिकल्स, और भी काफ़ी तरह के आर्टिकल्स होते हैं फूड के जो हमको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स हमारे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड है जो कि अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। देखो, काफ़ी सारे अमाइनो एसिड्स मिला के क्या बनाते हैं? हमारे प्रोटीन को क्या बनाते हैं? प्रोटीन। ओके, तो क्या होता है ये प्रोटीन? क्या होता है? कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है, ये हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। तो ये किसका बना होता है? हमारे अमाइनो एसिड्स का मिलके बना होता है। एंड आर नेसेसरी फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड रिपेयर प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी टिश्यू। हमारे ग्रोथ के लिए प्रोटीन अच्छा है, हमारे जो बॉडी टिश्यू कोई डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन बहुत अच्छा है। ठीक है जी, उसके बाद है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। अब हमें प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है? फिश से मिलता है,
लिवर से मिलता है, मीट से मिलता है, पल्सेस दालों से मिलता है, मिल्क दूध से मिलता है, अंडों से मिलता है, नट्स से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। तो ये सारे हमारे कुछ सोर्सेज हैं किसके, प्रोटीन्स के। ठीक है, हमें यहाँ यहाँ ये चीज़ें खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, ये डाइटरी कंटेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स का काम क्या होता है। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग, या अगर आप जिम वगैरह जाते हैं तो वो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स देते हैं, बोलते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाओ। क्यों खाओ, क्योंकि आपकी बॉडी बिल्ड होती है उससे। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू, कोई भी अगर हमारे डैमेज हो जाता है बॉडी टिश्यू तो उसको रिपेयर करने में, उसको ठीक करने में हेल्प कौन करता है, हमारा प्रोटीन। फिर है मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर ये बना के रखता है, हमारे अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर। कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की मूवमेंट होनी होती है तो एक प्रेशर के अंडर होती है। ठीक है, तो उसको भी ये बना के रखता है। फिर है सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस लाइक प्लाज्मा प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन। प्लाज्मा प्रोटीन्स और हीमोग्लोबिन भी बनाने में ये हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन आपको पता ही है रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, हम एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर हमारा हीमोग्लोबिन होता है जो कि इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वो भी बनाने में ये हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी हीट बनाता है बॉडी में और एनर्जी देता है बॉडी को। ठीक है, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। ओके, फिर आता है हमारे पास कैटेगरी इनकी एसेंशियल अमाइनो एसिड। हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारा प्रोटीन है वो किसका बना होता है, अमाइनो एसिड्स का बना होता है। तो इसमें भी हमारी कैटेगरी आती है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की। तो एसेंशियल क्या है, नाम से पता लग रहा है एसेंशियल। एसेंशियल होता है जरूरी। ठीक है, ज़रूरी। ओके, तो क्या है, ये ज़रूरी है अमाइनो एसिड, मतलब हमारी बॉडी में ये बन नहीं रहे, हमें इनको बाहर से डाइट में लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या लिखते हैं ये, अमाइनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, जो बॉडी में नहीं बनते हैं। ठीक है, बट आर बैडली रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग, लेकिन हमको वो चाहिए नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। हम इनको कैसे ले सकते हैं, हम इनको अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं ये अमाइनो एसिड के, तो आपको लर्निंग करने पड़ेंगे। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन, वैलिन, फिनाइलएलेनिन, ये हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के क्या है, एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के लिए, जो ज़रूरी नहीं है। दैट मीन्स ये हमारी बॉडी में बन रहे हैं, हमको इनको डाइट में लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ओके, द अमाइनो एसिड्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, तो वो अमाइनो एसिड जो कि सिंथेसाइज हो रहे हैं हमारी बॉडी में, लेकिन इतने एसेंशियल नहीं है हमारी फंक्शनिंग के लिए, तभी इतना इनको डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, एग्जाम्पल आ गए एलेनिन, प्रोलिन, टायरोसिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, सीरीन। ओके, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के। टोटल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में होते हैं 20। कितने होते हैं, 20। ठीक है, तो उनमें से कुछ होते हैं एसेंशियल और कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब इन्होंने क्लासीफाई कर रखा है प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स को कैसे क्लासीफाई कर रखा है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। एक है सिंपल प्रोटीन, फिर आता है कॉन्जुगेटेड या कम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं जो, ठीक है, और फिर आता है डेराइव्ड प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन्स कौन से हो गए, जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता। फिर कम्प्लेक्स आ जाते हैं जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा टफ होता है। फिर आता है डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन वो होते हैं जो आपने कहीं से लिए हों। ठीक है जी, सिंपल प्रोटीन्स में आ जाता है हमारे पास एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन्स, प्रोलामिन्स, प्रोटामिन्स, हिस्टामिन, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉन्जुगेटेड और कम्प्लेक्स प्रोटीन में आ जाता है न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन, तो ये हमारे कम्प्लेक्स में आ जाते हैं। ओके, तो अब हम अमाइनो एसिड्स के बारे में थोड़ा और देखते हैं। तो अमाइनो एसिड्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन्स के। अमाइनो एसिड्स काफ़ी सारे मिलेंगे तभी तो हमारा क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, है ना। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक हो गए हमारे प्रोटीन के। ठीक है, जैसे कि हमारे घरों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ईंटें, तो वैसे ही प्रोटीन के लिए जो अमाइनो एसिड्स हैं वो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फिर अगर क्लासिफिकेशन की बात करें अमाइनो एसिड्स की, तो इसमें आ जाता है न्यूट्रल अमाइनो एसिड, बेसिक, एसिडिक और इमीनो। न्यूट्रल होता है जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, ना ही एसिडिक होते हैं ना ही ये बेसिक होते हैं। हमको पता है ये हमारा पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल में 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, और इधर 6, 5, 4, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारा जो पीएच स्केल होता है जिसका पीएच 7 है वो तो हो गया न्यूट्रल।
ठीक है जी। अगर 7 से ज़्यादा हो गए तो वो बेसिक हो गए, और जो 7 से नीचे हो गए वो एसिडिक हो गए। तो जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं उनका पीएच कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो एग्जांपल हो गया ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन। बेसिक अमाइनो एसिड्स वो हो गए जिनका 7 से ज़्यादा पीएच होगा, जैसे कि लाइजिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। ओके। एसिडिक अमाइनो एसिड वो हो गए जिनका 7 से नीचे होगा पीएच, एग्जाम्पल आ गए एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। इम्यूनो एसिड्स भी होते हैं हमारे, एक तरह की इन्होंने क्लासिफिकेशन दी हुई है जिसमें आ जाता है हमारा प्रोलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन। ओके, तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड्स की। अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। अगर हम और अदर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे ये आ जाते हैं न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक और इम्यूनो। ओके, फिर आता है फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स का काम क्या होता है, वही जो प्रोटीन का काम होगा। अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम, हार्मोन्स, प्लाज्मा प्रोटीन एंड इम्यूनोग्लोबिन। अमाइनो एसिड्स का काम क्या है कि एक तो सिंथेसाइज करते हैं ये एंजाइम्स, काफ़ी सारे एंजाइम्स को बनाते हैं। ठीक है, एंजाइम्स क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है जो कि कैटालाइज करता है हमारी केमिकल रिएक्शंस को, उनको हम एंजाइम्स बोलते हैं। हार्मोन्स भी बनाते हैं ये काफ़ी तरह के। ठीक है, फिर आते हैं प्लाज्मा प्रोटीन भी बनाता है ये हमारा, और इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं, ये भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमें डिसीज से प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज, यानी कि हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट फंक्शन है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। ये तो पता ही है, प्रोटीन का भी ये फंक्शन था, ग्रोथ के लिए चाहिए हमको और रिपेयर करने के लिए जो भी बॉडी टिश्यू है उस लिए चाहिए। एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन बॉडी इज हैविंग इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट। अगर बॉडी कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं ले रही है तो हमको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए एनर्जी के लिए। तभी जिम में जब जाते हैं आपको बोलते हैं कि बाकी चीज़ें कम खाओ, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाओ। ठीक है ना, तो ये थे फंक्शंस। फिर आता है हमारे पास कंप्लीट प्रोटीन्स और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। कंप्लीट प्रोटीन्स में क्या आता है, प्रोटीन्स विच कंटेन ऑल द असेंशियल अमाइनो एसिड्स। हम पीछे पढ़ चुके हैं असेंशियल अमाइनो एसिड वो थे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको, उनकी हमको फंक्शंस के लिए, लेकिन वो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, हमको उनको डाइट में लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो प्रोटीन जिसके अंदर सारे ही एसेंशियल अमाइनो एसिड आ जाते हैं जितने भी हमको चाहिए, तो उनको हम बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन। जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क प्रोटीन हो गया, एग हो गया, तो ये सारे क्या है, इनमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। फिर आता है इनकम्प्लीट में क्या आता है, प्रोटीन्स विच डू नॉट कंटेन ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड। वो प्रोटीन जिसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं जितने हमको चाहिए, तो वो हो गया इनकम्प्लीट प्रोटीन। जैसे कि जेलेटिन हो गया, जीन ऑफ मेज हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, फिर हम पढ़ते हैं माल न्यूट्रिशन के बारे में। माल न्यूट्रिशन होता क्या है, माल मतलब कमी हो जाना। न्यूट्रिशन आपको पता ही है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो कमी हो जाना न्यूट्रिशन की, फूड की, तो उसको हम बोलते हैं क्या, माल न्यूट्रिशन। ओके, तो माल न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द लैक ऑफ नेसेसरी और प्रॉपर सब्सटेंसेस इन द बॉडी और डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देम। तो माल न्यूट्रिशन इन्होंने क्या बोला है कि ये क्या है, लैक ऑफ नेसेसरी और प्रॉपर फूड सब्सटेंसेस इन द बॉडी। क्या बोल रहे हैं ये कि लैक हो जाना, लैक हो गया कमी हो जाना, नेसेसरी मतलब जो भी हमारी ज़रूरी या प्रॉपर फूड सब्सटेंसेस है बॉडी में उसकी कमी हो जाना। ठीक है, या डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन, आप ले ठीक रहे हो लेकिन आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। ठीक है, सीधा एक्सक्रीट कर रही है, उससे कोई न्यूट्रिएंट ले नहीं रही है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं हो रही है। जैसे एक टिश्यू को तो ज़्यादा मिल रही है, जैसे ये टिश्यू है इसको सारी सप्लाई मिल रही है, लेकिन ये टिश्यू को मिल नहीं रही ढंग से, तो ये भी हमारा क्या कॉज कर देता है, माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन क्या है, जब कमी हो जाती है फूड की हमारी बॉडी में, या डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन डिफेक्टिव हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, माल न्यूट्रिशन। ओके, फिर एक टर्म आती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको हम PEM भी लिखते हैं। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज सपोज टू बी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। ये हमारी क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया में। ठीक है, इट इज़ कॉमन अमंग चिल्ड्रन ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ। तो ये किनको अफेक्ट करती है, जो छोटे बच्चे हैं लेस देन 5 ईयर्स, ये ज़्यादा अफेक्ट करती है बच्चों को। ठीक है, ये फिर इस कॉजेज़ क्या क्या हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के, क्या क्या कारण है उसके। ठीक है, तो क्या है, कंजप्शन ऑफ फूड इनएडिक्वेट इन क्वांटिटी और क्वालिटी। अगर आप ऐसा फूड ले रहे हो
जो कि क्वांटिटी में कम ले रहे हो, जैसे कि आपने कहा नहीं यार आधी रोटी खा लेता हूँ, चल छोड़ रहने देता हूँ, तो ये क्या है, अगर आप फूड क्वांटिटी में भी कम ले रहे हो और क्वालिटी, अगर आप घटिया क्वालिटी का खाना खा रहे हो जो कि आजकल मार्केट में मिलता है, ठीक है, तो ये भी हमारा कॉज है किसका, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। फिर इन्फेक्शंस लाइक डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, अगर कोई किसी पर्सन को डायरिया हो जाता है, पैसेज ऑफ लूज टूल्स फ्रीक्वेंटली, ठीक है, और कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाती है, कोई सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, या कोई इंटेस्टाइनल वॉर्म आ जाता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में जो कीड़ा वगैरह चले जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कईयों के पेट में कीड़े होते हैं, तो उस वजह से भी क्या हो जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस होते हैं। फिर है डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, अगर डिक्रीज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है ना, दैट मीन्स प्रोटीन मतलब कि उसमें प्रोटीन की कमी हो रही है और एनर्जी मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है, ठीक है, तो डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा प्रोटीन ढंग से या यूटिलाइज नहीं हो पा रहा जितना हम ले रहे हैं, तो भी क्या हो जाता है, हमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। क्लिनिकली ये जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है वो 2 फॉर्म्स में हमको दिखता है, क्वाशी-ऑर्कर डिसीज एंड मैरस्मस डिसीज। क्या क्या, क्वाशी-ऑर्कर डिसीज एंड मैरस्मस डिसीज। ओके, तो एक एक करके पढ़ते हैं ये होते क्या है। अगर हम बात करें क्वाशी-ऑर्कर डिसीज़ की, तो इट इज़ अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज़ अकरिंग कॉमनली इन चिल्ड्रन। पता है ये मैंने बताया लेस देन 5 ईयर्स ज़्यादा अफेक्ट करती है ये, ठीक है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। क्वालिटी में भी हमारा प्रोटीन कम है और क्वांटिटी में भी हमारा प्रोटीन कम है, ठीक है, मतलब नंबर भी उसके कम है और उसकी क्वालिटी भी कम है। ओके, फिर है कॉजेज और कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स ऑफ द क्वाशी-ऑर्कर। क्वाशी-ऑर्कर के कॉजेज क्या क्या हैं, मतलब किन कारणों से ये होता है, ठीक है। लार्ज फैमिली साइज, अगर फैमिली साइज बहुत बड़ा है तो देखो हर एक को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, अगर आपकी इनकम कम है, ठीक है, तो आप कैसे हर एक का पेट भर सकते हो, नहीं, हर एक को सफिशिएंट चीज़ें नहीं दे सकते हो, अनटिल अनलेस आप बहुत अमीर हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है, लार्ज फैमिली साइज है और आपकी इतनी इनकम नहीं है तो आप कैसे करोगे, है ना। फिर है पुअर हेल्थ ऑफ द मदर, अगर मदर की हेल्थ पुअर है तो बेबी की भी, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर्स वो टोटली अपनी मदर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, तो पुअर हेल्थ है अगर मदर की तो भी क्या हो जाएगा, बेबी को क्वाशी-ऑर्कर होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर है प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग हम बोलते हैं कि 6 मंथ तक एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ उसको माँ का दूध पिलाना है, लेकिन अगर प्री मैच्योर, अगर आप जल्दी उसको टर्मिनेट कर देते हो, मतलब रोक देते हो, तो भी हमारा चांसेस हैं कि क्वाशी-ऑर्कर हो जाए, ठीक है। पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन, अगर आपके आसपास सफाई नहीं है, आपका घर बहुत गंदा है, ठीक है, मस्कीटो बहुत है, मच्छर बहुत है, बीमारियां लगेंगी, पानी ठीक से नहीं आ रहा, तो ये सारे भी आपके पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन है जो कि किसको लीड करती हैं, क्वाशी-ऑर्कर को। फिर है डिलेड सप्लीमेंट्री फीडिंग, अगर 6 मंथ के बाद एक सप्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करानी होती है साथ में, जैसे जूस पिला दिया, मैश पोटैटोज़ खिला दिए, सब्जी खिला दी थोड़ी बहुत, तो ये सप्लीमेंट्री फूड में आता है। 6 मंथ्स के बाद आप ब्रेस्ट फीडिंग के साथ, माँ के दूध के साथ सप्लीमेंट्री फीडिंग भी कराते हैं, तो अगर आपने 6 मंथ से लेट शुरू कराई तो भी बच्चे को क्वाशी-ऑर्कर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर है यूज़ ऑफ डिल्यूटेड काउ मिल्क, अगर आप जैसे काउ दूध का जो गाय का दूध आ रहा है, ठीक है, अगर आप उसमें और पानी मिला रहे हो और बच्चों को दे रहे हो तो वो भी लीड कर सकता है क्वाशी-ऑर्कर के लिए। तो ये हमारे कुछ कॉजेज़ या फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, क्वाशी-ऑर्कर डिसीज़ करते हैं। ओके, फिर आता है सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स दिखाते हैं क्वाशी-ऑर्कर में, मतलब अगर किसी को क्वाशी-ऑर्कर हो जाता है तो हमें क्या क्या उसमें देखने को मिलेगा। एक तो होता है रिटार्डेड ग्रोथ, जो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी, कम हो जाएगी, जल्दी नहीं बड़ा होगा वो, ठीक है। एडीमा होता है बॉडी में स्वेलिंग हो जाना, क्या हो जाना, बॉडी में स्वेलिंग हो जाना, पानी भर जाना, ठीक है वो। फिर है चेंजेस और ऑल्ट्रेशन इन पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर, चेंजेस हो जाना, ठीक है, चेंज हो जाना या कोई भी तरह का चेंज आना, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर, स्किन में कोई चेंज आ जाना, कलर में, या बालों के कलर रेड हो जाना, ठीक है, ब्राउन हो जाना, तो वो भी हमारा एक सिम्टम है क्वाशी-ऑर्कर का। फिर है चेंज इन टेक्सचर ऑफ स्किन, टेक्सचर ऑफ स्किन चेंज हो जाना, जैसे लूज हो जाना स्किन का, स्किन पे फोल्ड्स आ जाना, तो वो भी हमारा एक किसका सिम्टम है, क्वाशी-ऑर्कर का। एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, ठीक है, लिवर का बड़ा हो जाना। हाइपो एल्बुमिनीमिया, तो मतलब एल्बुमिन जो हमारा प्रोटीन है उसकी कमी हो जाना, वो भी क्या होता है,
हाइपोएल्बुमिनिया, वो भी सिम्टम में आता है क्वाशियोर्कर के। फिर है जीआई ट्रैक, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक डिस्टर्बेंस, कोई भी हमारी जीआई ट्रैक में, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस हो जाना, उनका मेटाबॉलिक रेट नहीं होना, डाइजेस्ट नहीं होना, खाने का एब्जॉर्ब नहीं होना, तो ये भी सिम्टम है क्वाशियोर्कर का। फिर है साइकिक चेंजेस, साइकिक चेंजेस मतलब आपको साइकोलॉजिकल कोई चेंज आया है या मेंटली आपके स्टेटस में कोई चेंज आया है, आपको याद नहीं रहता या आप चक्कर खा के गिर जाते हो, तो ये सारे भी सिम्टम्स है क्वाशियोर्कर के। फिर है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया होता है ब्लड में शुगर का कम हो जाना, ब्लड शुगर का कम हो जाना, इसको भी बोलते हैं हम हाइपोग्लाइसीमिया, ये भी हमें देखने को मिलेगा क्वाशियोर्कर में। फिर है स्टूल्स कंटेनिंग मच हायर क्वांटिटी ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, क्योंकि डाइजेस्ट तो होगा नहीं आपका फूड ढंग से, ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड फूड हमारा स्टूल में मतलब फीसेस में ज़रूर पास होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है जी। तो ये सिम्टम्स थे हमारे क्वाशियोर्कर के। और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, एनीमिया हो जाता है खून की कमी, खून की कमी हो जाना, उसको बोलते हैं हम क्या, एनीमिया, ठीक है। डिक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट हिल जाएगा, जैसे कि एब्जॉर्प्शन नहीं होगी ढंग से, आप काम नहीं कर पाओगे, आपकी फंक्शनिंग नहीं होगी, तो वो भी बीएमआर आपका कम हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम बेसल मेटाबॉलिक रेट, ओके जी। फिर है फॉल इन बॉडी टेम्परेचर, आपका बॉडी टेम्परेचर भी कम रहेगा, ठीक है। फॉल इन प्लाज्मा लेवल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, वो भी बॉडी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है जी। अब है इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं क्वाशियोर्कर का। एक तो हम वो डाइट देंगे जो प्रोटीन में रिच हो, मतलब उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन हो, ठीक है। फर्स्ट चॉइस मिल्क देंगे, बहुत हाई क्वालिटी का दूध देंगे उसको, अंडे देंगे, ठीक है, जिसमें बहुत अच्छा प्रोटीन लेवल होगा, तो वो भी क्वाशियोर्कर को ठीक करने में हेल्प करेगा। फिर है सोयाबीन्स आर बेस्ट नोन वेजिटेरियन सोर्स, हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, कहाँ कहाँ से मिल सकता है, हम वो सब उसको देंगे। फूड फ्रॉम नॉन वेज सोर्स लाइक लिवर, मीट, ये भी पढ़ चुके हैं हम। इन सीवियर कंडीशंस में क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर रिक्वायर्ड, लेकिन अगर काफ़ी बिगड़ गई है कंडीशन, तो उसमें हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब उसका जो ब्लड निकालेंगे और उसको साफ ब्लड चढ़ाएंगे, ठीक है जी। फिर द यूज़ ऑफ प्रिवेंटिव मेजर इज़ द बेस्ट वे फॉर अवॉइडिंग दिस डिसीज़, वैसे तो क्या करना चाहिए, हमें पहले प्रिवेंशन लेनी चाहिए, बच के रहना चाहिए, कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाओ, फिर 6 महीने बाद उसको सप्लीमेंट्री फीडिंग दो, प्रोटीन रिच डाइट दो, तो वो चीज़ें अगर हम पहले ही करें तो हम इस क्वाशियोर्कर डिसीज़ से बच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मैरेस्मस डिसीज़। तो मैरेस्मस डिसीज़ क्या होता है, इट इज़ अ प्रोटीन डेफिशिएंसी, ये भी प्रोटीन की कमी हो जाती है, कॉमनली फाउंड इन इन्फेंट्स बिलो 1 ईयर ऑफ एज, 1 ईयर से जो नीचे के बच्चे हैं उनमें ज़्यादा देखी जाती है कौन सी, मैरेस्मस डिसीज़, ओके। कॉजेज क्या क्या है, किन किन कारणों की वजह से होती है, इट इज़ मेनली कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी की वजह से होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से होती है, ठीक है। प्रोटीन्स एंड एनर्जी डेफिशिएंसी ऑफ सच टाइप इज ऑल्सो नोन एज मैरेस्मिक क्वाशियोर्कर, प्रोटीन एंड एनर्जी डेफिशिएंसी, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, मैरेस्मिक क्वाशियोर्कर, मैरेस्मस को और क्या बोल सकते हैं, मैरेस्मिक क्वाशियोर्कर, ओके। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन पीपल इन एब्सेंस ऑफ मेंटेनिंग प्रॉपर डाइट, जो अच्छे से डाइट नहीं लेते ये उनमें ज़्यादा देखा जाता है, और जो अर्ली स्टॉपेज कर देते हैं, वही बात है, सेम फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल, बट डिसीज़ डिपेंड करती है कि कौन से एज के अकॉर्डिंग कौन सी होती है, ठीक है। फिर सिम्टम्स क्या क्या हैं, क्या क्या हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, रिटार्डेड ग्रोथ, बिल्कुल सेम, ग्रोथ कम हो जाएगी, कंप्लीट लॉस ऑफ बॉडी फैट भी कम हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। चेंजेस इन टेक्सचर ऑफ स्किन, टेक्सचर वही है, स्किन के टेक्सचर में चेंज आ जाएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेज आ जाएंगी, एडीमा हो जाएगा, पानी भर जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, ऑल्ट्रेशन ऑफ पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर, वही पिगमेंटेशन में भी चेंज आ जाएगा हमारे स्किन और हेयर की, ठीक है जी। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम उसको, क्या क्या हम उसका इलाज कर सकते हैं, वही है, कैलोरीज में रिच डाइट देंगे, ठीक है, प्रोटीन रिच डाइट देंगे, उसको हमने सोर्सेज पहले पढ़ रखे हैं, ठीक है। और सबसे बेटर मेथड है कि आप पहले प्रिवेंट ही करो, अच्छे से पहले ही दो, ताकि ये बीमारी ही ना लगे उसको, बच्चे को। तो ये हमारे कुछ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर फॉर्म्स आ जाती हैं। तो होप आपको सब समझ आ गया हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।